गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। तो हम लोगों ने हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर किया है। हम लोगों ने सभी धर्मों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जाना, भगवद गीता के बारे में पढ़ा, रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में भी पिछली क्लासों में हम लोग जान चुके हैं। आज की क्लास का टॉपिक है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग अब आगे का ज्ञान लेंगे। लेकिन हमें ये पहला प्रश्न उठता है कि जनपद या महाजनपद क्या होता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप जिस शहर में भी रहते हो तो या तो आप किसी शहर में रह रहे होंगे, अगर गांव में रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर शहर में रह रहे हैं तो आपका शहर या तो सिटी के नाम से जाना जाता होगा या फिर महानगर के नाम से जाना जाता होगा। अगर आपका शहर महानगर है तो महानगर की क्वालिटी होने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसे कि कोई भी शहर इस समय महानगर कब कहलाया जाता है? जब उस शहर का अपना एक ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अब आप कहेंगे कि हर एक शहर में ट्रांसपोर्ट चलता है, वैसा ट्रांसपोर्ट नहीं। ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब है कि जब आपके शहर में सिटी बस चलती होंगी, सिटी बस मतलब लोकल बस चलती होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट तरफ से, तो वह शहर कैसा माना जाता है? वह शहर आपका महानगर माना जाता है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ बताया है मैंने कि ये एक कंडीशन ये भी है। मतलब ये नहीं कि अगर किसी शहर की प्राइवेट बसें चलती हैं, सिटी बसेस चलती हैं तो वो महानगर ही होगा। ये क्राइटेरिया है छोटा सा कि ये भी होना चाहिए, तो महानगर की श्रेणी में वो आ जाते हैं। तो इसी तरह से उस समय महाजनपदों की भी कुछ श्रेणियां हुआ करती थी कि महानगर में अगर ये होगा तो वह महाजनपद कहलाएगा। तो क्या क्या था और कैसे कैसे ये सब बना, आइए इसके ऊपर हम लोग एक क्लास में चर्चा करते हैं। आपने पहले भी महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, महाजनपद जो 16 महाजनपद थे, इन्हें दूसरी नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है कि ये दूसरे प्रकार की नगर सभ्यता थी। तो फिर पहली कौन सी थी? पहली थी सिंधु सभ्यता, जो कि नगर सभ्यता के अंतर्गत आया करती थी। दूसरी सभ्यता जो नगर सभ्यता बनी वो है आपकी 16 महाजनपद। बीच में वैदिक सभ्यता भी आई, लेकिन वैदिक सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं इन 16 महाजनपद के बारे में, जिसे दूसरी नगरीय सभ्यता का स्थान दिया गया है। बात यहाँ पर कुछ होगी। देखिए, नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गॉर्डन चाइल्ड ने किया था। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। किसने किया था? गॉर्डन चाइल्ड ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और इसका प्रयोग उन्होंने अपनी एक फेमस पुस्तक अर्बन रिवोल्यूशन में किया था। तो इस पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे और गॉर्डन चाइल्ड का नाम भी आप लोगों को याद रखना। इन्होंने नगरीय क्रांति के लिए कुछ आवश्यक तत्वों को बताया है, जो इसकी बात मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा था कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं तभी तो कोई जनपद महाजनपद बनेगा, कोई शहर कोई नगर महानगर बनेगा। कुछ तो उसका क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने उस समय के हिसाब से महाजनपद के हिसाब से दिया। पहला कि शासक वर्ग का उदय, जो राजा होगा या जो शासन करेगा उस वर्ग का एक उदय होना चाहिए, कि मतलब कि उस क्षेत्र का या उस पर्टिकुलर एरिया का कोई ना कोई राजा हो जो वहाँ पर शासन करे। दूसरी शर्त इन्होंने बताई थी कि धर्म का प्रचलन, कि उस एरिया में या फिर उस जनपद में अगर धर्म का प्रचलन है तो वो महाजनपद बनने के लायक होगा। इसका होना अति आवश्यक है। इसी तरह से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो इस समय आप लोगों के सामने हैं। इन्होंने बताया था कि इमारतों का अस्तित्व, इमारतें होनी चाहिए, कि मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होनी चाहिए। अब उस समय के हिसाब से है ना, 6th सेंचुरी चल रहा है, उस समय के हिसाब से अगर जैसे भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन सकता था उस सबको होना चाहिए, बहरहाल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आप यहाँ आज के बिल्डिंग स्ट्रक्चर को उस समय के बिल्डिंग स्ट्रक्चर से कंपेयर करने लगे कि बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्रकार से अगला है मुद्रा का प्रचलन। अगर किसी जनपद में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो चुका है तो वह महाजनपद बनने के लायक होगा। अगला है व्यापार वाणिज्य का विकास, मतलब कि वाणिज्य मतलब कि आप लेन देन क्रेडिट क्रेडिट ये सब चीज़ें आपकी शुरू हो जानी चाहिए, व्यापार होना चाहिए। लेखन कला, जो भी आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, एक लेखन कला के माध्यम से उसका रिकॉर्ड आपके पास आवश्यक रूप से होना चाहिए, जैसे अकाउंटिंग का होता है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो वह महाजनपद का नाम ले लिया जाएगा या उसे महाजनपद की संज्ञा दे दी जाएगी। इसी प्रकार से कर व्यवस्था, उस एरिया में उस क्षेत्र में टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति का मतलब है चीज़ों का पूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये थी कुछ चीज़ें। और साथ ही साथ है उत्पादन। ठीक है, इसके भी देख लेंगे। उत्पादक वर्ग का प्रधानता, मतलब कि जो कोई जो प्रोडक्ट को बना रहा है उसकी एक प्रमुख भूमिका होना आवश्यक है। तो ये सब क्राइटेरिया आप लोगों ने देखे जो किसी भी जनपद को महाजनपद का रूप दे सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, काम आएगा। नोट्स बनाने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। चलते हैं आगे।
अब बात करते हैं कि ये सारी क्वालिटी कहाँ कहाँ पाई गई। तो ये सारी क्वालिटियाँ पाई गई 16 जनपद में, जिन्हें बाद में महाजनपद की संज्ञा दे दी गई क्योंकि उसके अंदर ये सारी क्वालिटी थी। अब ये सब क्वालिटी आपको किसने बताई हैं? ये गॉर्डन चाइल्ड ने आपको ये अपनी क्वालिटी बताई हैं कि अगर ये होंगी तो एक जनपद महाजनपद के रूप में जाना जा सकता है या फिर वो महाजनपद होगा। तो आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले इन 16 महाजनपदों की बात करते हैं। तो भगवती सूत्र जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है उसमें 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है, अर्थात 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये डिटेल याद रखना कि किस जैन धर्म के ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आप बताएंगे भगवती सूत्र में। दूसरा, बौद्ध धर्म के ग्रंथ में भी जिसका नाम अंगुत्तरी निकाय है, तो इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई है। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसके 16 महाजनपद और इसके 16 महाजनपद में थोड़ा सा अंतर है, पर उस अंतर को इग्नोर किया गया है और एक सर्वसम्मति के साथ 16 महाजनपदों का निर्माण किया गया या हमें बताया गया। अब ये वहाँ पर महाजनपद भी 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार के मतलब इन 16 महाजनपदों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है राजतंत्र और एक कैटेगरी है गणतंत्र। आओ बात कर लेते हैं। इन 16 महाजनपदों को जब 2 कैटेगरी में बांटा गया तो एक कैटेगरी आपके सामने आ जाती है राजतंत्र। अब राजतंत्र कैसी कैटेगरी है? इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता है। कहने का मतलब है कि जो राजतंत्र के अंदर आता है वहाँ पर एक राजा होगा। अब कोई राज्य ऐसा है कि वहाँ पर राजा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? गणतंत्र कहलाएगा। तो राजा नहीं है तो फिर वो जनपद या महाजनपद कैसे चल रहा होगा? ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा हुआ करता था। मतलब संघ बने हुए थे, समितियां बनी हुई थी, उनके द्वारा वह राज्य चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। और राजा है तो राजतंत्र के नाम से इस राज्यों को जाना जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता भी होनी चाहिए कि 16 राज्यों में से कितने ऐसे राज्य हैं जो गणतंत्र हैं और ऐसे कितने राज्य हैं जो कि राजतंत्र हैं। इसका ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 16 महाजनपद में से पहले जनपद की। पहला जनपद है और प्रमुख है अंग। अंग क्या है? एक महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद है। आइए डिटेल को एक साथ ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो अंग की जो राजधानी है उसका नाम है चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी क्या है सर? चंपा है। अंग का या फिर राजधानी चंपा ये वर्तमान में कहाँ है? अगर हम आज के समय में बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आधुनिक भागलपुर व मुंगेर। और ये कहाँ पड़ते हैं सर? ये पड़ते हैं आपके बिहार क्षेत्र में। अब आपको यहाँ से भी कुछ परेशानियाँ होंगी जिसे मैं अभी सॉर्ट आउट करूँगा, पहले तो परेशानी हो जाए वो बड़ी बात है। तो एक नंबर 2 है मगध। ठीक है, मगध एक साम्राज्य था जिसकी बात अभी इस क्लास के बाद भी होगी, क्योंकि मगध के ऊपर तो स्पेशल क्लास बनेगी जिसका नाम होगा मगध का उत्कर्ष। मगध कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध था। तो मगध की एक राजधानी थी, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, और गिरिब्रज का ही दूसरा नाम था राजगृह। कभी भी ये मत समझना कि राजगृह और गिरिब्रज अलग अलग है, दोनों एक ही बात है। लेकिन इन्होंने कुछ समय के लिए इनकी राजधानी पाटलिपुत्र भी रही है। पाटलिपुत्र इन दोनों से अलग है, मैं अभी बता दूं। पाटलिपुत्र अलग प्लेस है और गिरिब्रज या राजगृह एक अलग प्लेस है, पर ये दोनों एक हैं और ये एक है। तो इस प्रकार से 2 राजधानियां मगध की रही हैं। वर्तमान की अगर बात करें कि जो वर्तमान में अगर मगध होता तो कहाँ था या उस समय कहाँ था, तो ये था पटना, गया तथा शाहाबाद जिला, है ना। ये तीनों जिले कहाँ के हैं सर? ये तीनों जिले तो बिहार के हैं। तो ये भी बिहार में था। देखो, अंग भी बिहार में, मगध भी बिहार में। अभी लॉजिक समझना, बड़ा प्यारा लॉजिक अगली क्लासों से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। एक है आपके पास अवंती। अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती। देखिए, अवंती की 2 राजधानियां थी, एक तो उसके उत्तरी हिस्से की राजधानी अलग थी और दक्षिणी हिस्से की राजधानी अलग थी। जैसे जम्मू कश्मीर में आपके यहाँ 2 प्रकार की राजधानी होती हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, माफ करना उज्जैन लिख दिया, क्या है? उज्जैन थी। ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती या फिर तक्षशिला के नाम से इसे आप जान सकते हैं। तो ये इसकी दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। अब हम लोगों ने 3 महाजनपदों के नामों को यहाँ पर देखा। नंबर 1 हमने देखा अंग को, नंबर 2 हमने देखा मगध को, नंबर 3 हम लोगों ने देखा अवंती को। अब हमने इसके क्षेत्र भी पढ़ लिए वर्तमान, पर अगर इतने हम इसे विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तो आगे चल के बड़ी परेशानी होगी। विजुअलाइजेशन का मेरा मतलब है अगर हम इन्हें मैप में देख लें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है तो बड़ी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब हम कभी बात करेंगे कि मगध में उस समय ऐसा राजा आया, तो कई बार बच्चे माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते कि मगध है कौन सा एरिया, अवंती है कौन सा एरिया, अंग है कौन सा एरिया। अगर मैप में पता होगा तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है ना।
और अगर हम बात करते हैं अवंती की वर्तमान स्थिति की, तो अवंती की वर्तमान स्थिति है नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य, ठीक है, ये दोनों इन दोनों के मध्य में स्थित है, नर्मदा और गोदावरी के। आइए एक बार इन चीज़ों को मैप में ढूंढने की कोशिश करते हैं, अंग, मगध और अवंती को। अब ये है आपके सामने एक छोटा सा मैप जहाँ पर 16 महाजनपदों को एक साथ दिखाया गया है। ये मैप आज आपको कई बार देखने के लिए मिल सकता है। आई होप सो आपको विजन थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो। ये रही आपका अवंती, आई होप सो आपको दिख रहा होगा अवंती, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको मगध और ये दिख रहा होगा आपको अंग। हमने 3 महाजनपदों की बात करी और तीनों महाजनपद आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है या नहीं। देखिए सामने देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये रहा आपका अवंती, ये रहा आपका मगध और ये रहा आपका अंग। अब कभी भी जब मगध की बात होगी तो आपका दिमाग बहुत तेजी से बिहार की साइड यहाँ पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर बिहार है, इधर ये नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आपको दिख रहा। तो यहाँ पर हाँ चलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आपको बड़े आसानी से दिख रहा होगा ये पूरा एरिया। तो यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी बहुत प्यारी सी बनने की होनी चाहिए जिससे आप लोग इस चीज़ को पहचान सकें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बात महाजनपद है आपके पास वत्स महाजनपद, ठीक है। अगला कौन सा है सर? वत्स है। वत्स महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये इलाहाबाद व बांदा जिला, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौन सा एरिया? इलाहाबाद व बांदा जिला। और यहाँ का एक शासक हुआ करता था, वो काफ़ी फेमस था इसलिए मैंने उसे इंक्लूड किया है, उदयन। ये बुद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध जी की बात हो रही है यहाँ पर। ये बुद्ध जी का क्या था? समकालीन था, मतलब उनके टाइम पीरियड में ये मौजूद था, शासक जो था। अगर मैं वत्स के क्षेत्र की बात करूँ तो गंगा यमुना के निकट, गंगा यमुना के निकट, और इसके उल्लेख की बात करूँ तो कालांतर में अवंती ने, अभी आप लोगों ने अवंती पढ़ा था, याद रखिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप लोगों ने अवंती को पढ़ा था, ये रहा। इस अवंती ने क्या करा? वत्स नामक महाजनपद पर अटैक कर दिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। आगे चलकर देखिए राज्य ज़्यादा नहीं बचेंगे, अभी तो 16 हैं, फिर कम होते चले जाएंगे। कुछ पर मगध अपना कब्जा कर लेगा, मगध अंग को अपने आप में मिला लेगा, जीत कर, जैसे भी जीता जाएगा वो सब कहानियाँ आपको बताई जाएंगी, पर बिल्कुल याद रखना है ना। तो अब ये जो वत्स है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। अवंती ने, अवंती राज्य ने क्या करा, या अवंती महाजनपद ने क्या करा? वत्स महाजनपद को अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में विलय कर लिया गया। बात समझ रहे हो? अवंती ने क्या करा? वत्स पर अटैक करा और वत्स को अपने अंदर मिला लिया। और आगे चलकर, जब आगे अभी हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष को पढ़ेंगे या मगध राज्यों को स्पेशल रूप से पढ़ेंगे, तब हम पाएंगे कि वहां का एक शासक हुआ था शिशुनाग, जिसने अवंती पर अटैक करके अपने आप में मिला लिया। तो इनडायरेक्टली मगध के अंदर कितने राज्य पहुंचे? अवंती और वत्स पहुंचे। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा समझ लो कि ए नाम का चोर चोरी करके आ रहा है, ठीक है। बी मिला रास्ते में, बी ने ए से सारा माल छीन लिया। अब चोरी किसने करी? ए ने करी, और बी ने मिल लिया। और रास्ते में इन्हें मिला सी, सी ने इससे सारा सामान छीन लिया। तो इनडायरेक्टली सी के पास तो बी और ए दोनों का सामान आ गया ना। तो ऐसे समझना, अवंती ने वत्स को अपने कब्जे में कर लिया और आगे चलकर मगध ने, और मगध के किस राजा ने? शिशुनाग ने अवंती को अपने कब्जे में कर लिया। तो इनडायरेक्टली उसके कब्जे में तो दोनों आ गए। बात समझ में आ रही है या नहीं? आइए बात कर लेते हैं वत्स की। देखिए आपके सामने फिर से एक मैप है, वही मैप है जो अभी आपने देखा था। ये रहा आपका वत्स, है ना, ये रही गंगा, ये रही यमुना। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा अपने माइंड को पूरा खोल कर रखेंगे कि कौन सा एरिया है, कहाँ पर वत्स है। क्योंकि अगर ये मैप आपके दिमाग में छप गया तो आप याद रखिए आप कभी भी 16 महाजनपद के मामले में मात नहीं खाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं, आगे तरफ चलते हैं तो बात होगी अगले राज्य की, और वो राज्य है आपका कौशल। वो राज्य है आपका कौशल। तो कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या महाकाव्य काल के अनुसार, और इसकी एक दूसरी राजधानी बाद में हुई आगे चलकर श्रावस्ती। तो आपको कौन सी लगानी है? अधिकतर एग्जाम के अंदर आपको श्रावस्ती देखने के लिए मिलेगी। अगर स्पेशल रूप से पूछा जाए महाकाव्य काल के समय की राजधानी बताओ तो आपको अयोध्या लगाना होगा, अन्यथा आपको हमेशा श्रावस्ती देखने के लिए मिलेगा बौद्ध काल के हिसाब से। वर्तमान में कौशल की स्थिति क्या है? ये आधुनिक अवध का क्षेत्र है। आधुनिक अवध का मतलब है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, और ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश में ही है बहराइच, गोंडा और
फैजापुर, ये सब पूरा क्षेत्र है। यहाँ ऑलमोस्ट बिहारी टाइप लोग रहा करते हैं, क्योंकि आगे चलकर बिहारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, जो आज की डेट में कौशल या उस समय कौशल हुआ करता था। आगे चलते हैं, अगला राज्य है वजी। वजी की राजधानी वैशाली है, और ये वैशाली कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिला है, और उस जिले में बसाड़ा नाम का एक स्थान है या गांव है, वहाँ पर इसकी राजधानी हुआ करती थी, किसकी? वजी की। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। याद रखना, मुजफ्फरपुर लिखा है, मुजफ्फरनगर नहीं लिखा है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और मुजफ्फरपुर आपका बिहार का हिस्सा है, ठीक है। तो वजी एक महाजनपद है जहाँ जो इसकी राजधानी वैशाली है। राजधानियाँ विशेष रूप से आप लोगों को याद रखनी होंगी। और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो बिहार तथा नेपाल में विस्तृत रूप से ये फैला हुआ है। तो इसका कुछ हिस्सा नेपाल में आता है और कुछ हिस्सा आपका बिहार में आ जाता है। तो बात हो रही थी कौशल और वजी की। आइए कौशल और वजी को देखते हैं, क्योंकि इनका कुछ हिस्सा नेपाल में और कुछ यूपी में उसमें बिहार में आता है। तो ये देखेंगे कौशल और ये देखेंगे आप वजी। देख पा रहे हैं? कौशल और वजी दोनों को आप जरा यहाँ आराम से देखेंगे, और दोनों की राजधानियाँ इनके नीचे लिखी हुई हैं। इस हिस्से को अपने माइंड में फीड कर लेना। मैप का भी एक प्रिंट या माफ़ करना, मैप का भी एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लेना, ठीक है बच्चों। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए 6वीं शताब्दी में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में उपरोक्त तत्वों का प्रभाव दिखाई पड़ा, इसलिए इसे भारत की द्वितीय नगरीय कहा गया है। छोड़िए, मान लिए, चलिए ये कुछ थोड़ी डिटेल मिसमैच हो गई है, मतलब स्लाइड गलत लग गई आई थिंक, बट कोई बात नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे थे, ये डिटेल शुरू में होनी चाहिए थी, पर ये डिटेल बाय मिस्टेक में से बीच में आ गई है। 16 महाजनपद जब शुरू करे थे पढ़ाने तब होना चाहिए था, पर आप पढ़ ही लेते हैं क्योंकि बीच में आ गया है स्लाइड। देखिए प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? मैंने आपको बता दिया था, ये ओरली मैंने आपको बता दिया था, असल में सिंधु सभ्यता थी। जबकि दूसरी कौन सी थी नगरीय सभ्यता आपकी? इस समय जो 16 महाजनपद की बात हो रही है। पर उस समय जब सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता बनी तो वो कौन सी कहलाई? कांस्य युगीन। उस समय कांसे का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब दूसरी नगरीय सभ्यता आई तो उसका आधार क्या था? लोहा मतलब लोहा, क्योंकि अब लोहे के वेपन, लोहे के हथियार बनने लगे थे। जब लोहे के हथियार बनने लगे तो व्यापार होने लगा, तलवारें बनने लगी, भाले बनने लगे, मतलब कि एक अपार सफलता लोहे के रूप में देखी गई। इसलिए इसका आधार क्या था? लोहा था, लोहा, आयरन था, ठीक है ना। ये बाय मिस्टेक बीच में आ गया था, है ना, आप समझ सकते हैं, स्लाइडिंग इशू। अब बात करते हैं, अगला राज्य है महाजनपद अशमक। अशमक की बात करते हैं तो अशमक की राजधानी आपको मिलेगी प्रतिष्ठान। इसे पैथान के नाम से या पोटन के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। इसके संस्थापक का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अशमक के संस्थापक थे राजा मुलक द्वारा, मतलब कि जो ये आपका अशमक महाजनपद है इसकी स्थापना किसने की थी? राजा मुलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका हम क्षेत्र की बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं तो गोदावरी नदी का दक्षिणी भाग, जो गोदावरी नदी है उसका दक्षिणी भाग। इसकी विशेष बात क्या है अशमक की? अशमक की एक विशेष बात है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। भैया दक्षिण भारत के अंदर कोई महाजनपद नहीं है सिवाय अशमक के, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, अलग से याद करना पड़ता है, इसीलिए इस डिटेल को यहाँ पर इंक्लूड किया है। अवंती ने अशमक को जीत लिया था भैया, जीत लिया था। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला है काशी। काशी का नाम तो सुना होगा, क्रोध को पालना सीख काशी, ऐसा डायलॉग आप लोगों ने पिक्चर में सुना होगा, पर फिलहाल ये वो नहीं है। राजधानी है बनारस, राजधानी है बनारस। संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भी पूछे गए हैं, द्रवोदास। इसके संस्थापक कौन थे? सर इसके संस्थापक थे द्रवोदास। काशी के संस्थापक कौन थे? द्रवोदास थे, याद रखेंगे चीज़ों को। इसके विवरण की अगर मैं बात करता हूँ तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो अब यहाँ से आपको अलग अलग डिटेलों को याद करना शुरू करना पड़ेगा। अभी देखिए ये एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री को याद करने में परेशानी होती है तो कहानी के रूप में याद करें। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। महाजनपदों को ऐसे हल्के में ना लें कि तो लिस्ट है कहीं भी मिल जाती है। लिस्ट तो है मेरे प्यारे भाइयों, लिस्ट तो है और कहीं भी मिल जाती है, पर डिटेल नहीं मिलती, कहीं भी डिटेल नहीं मिलती। इसीलिए इसे आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काशी शब्द का पहली बार प्रयोग या इसका उल्लेख कहाँ हुआ था। सर इसका उल्लेख तो अथर्ववेद में हुआ था, और ये बढ़िया डिटेल है। आइए अशमक को और काशी को देख लेते हैं, अशमक को और काशी को देख लेते हैं। पहले दक्षिणी भारत में अशमक को देख लेते हैं। ये रहा आपका दक्षिणी भारत, ये रहा गोदावरी और ये रहा अशमक। तो दक्षिण भारत में एक लौता महाजनपद है। दूसरा महाजनपद की अभी हम बात कर रहे थे
काशी की। और भैया काशी कहाँ है? बनारस में, उत्तर प्रदेश। आपका क्रोध को पालना सीख काशी। तो ये रहा आपका अपना प्यारा काशी। ये रहा आपका अशमक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दो राज्य, महाराज्य, महाजनपद, चेदी और मल। आज चेदी की बातें करते हैं। चेदी की राजधानी थी सोथिवथी नगर, जो महाभारत काल का शुक्तिमती कहलाता है। जो महाभारत काल का क्या कहलाता है? शुक्तिमती। यहाँ पर याद करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी विशेष बात क्या है कि भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया था इस क्षेत्र के अंदर। जो चेदी है ये बहुत पुराना है रे भैया। अगर चेदी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा यहाँ पर वध कर दिया था शिशुपाल जी का। जी हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि श्री कृष्ण के समय पर इसका नाम चेदी ही रहा हो, ये बात अलग है, ये बात अलग है। पर ये वो स्थान है जहां पर ऐसा हुआ था महाभारत के टाइम पर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। आगे की बात करते हैं क्षेत्र। तो चेदी जो आता है ये आपका मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का यमुना नदी के क्षेत्र के अंतर्गत चेदी आता है। तो आपके दिमाग में एकदम इमेज आ जानी चाहिए नर्मदा नदी की, तुरंत से पहले यमुना नदी क्षेत्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मध्य प्रदेश आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं मल महाजनपद की और। तो इसकी राजधानी क्या थी मल की? मल की राजधानी थी कुशीनगर। बहुत फेमस है रे भैया, कुशीनगर बहुत फेमस है। बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण, बुद्ध जी ने शरीर को त्याग दिया था कुशीनगर में, तो याद रखना कुशीनगर। इसे पावापुरी भी नाम से जाना जाता है। महावीर जी का निर्माण जहां पर हुआ था, ये भी इनकी एक राजधानी हुई थी। तो कुशीनगर और पावापुरी दोनों में से जो ऑप्शन में मिले लगा देना, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला ये क्षेत्र है। मल जो है ये कहाँ पर है? ये कुशीनगर का, कुशीनगर क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा बुद्ध जी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसकी डिटेल आपको आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर कुशीनगर आया है। तो मल और चेदी दो इंपॉर्टेंट महाजनपद आप लोगों ने अभी अभी देखे। आइए इन्हें एक बार मैप में देख लेते हैं कि आपका चेदी और आपका मल कहाँ पर पड़ता है। आइए देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा आपका चेदी महाजनपद और ये रहा आपका मल जनपद। तो दोनों आप लोग देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, बड़े प्यार से देख सकते हैं। दोनों क्षेत्रों को मैप के अंदर जरूरी है। ये चित्र आपकी इमेज, एक काम करना, अगर ये महाजनपद वास्तव में याद करना चाहते हो तो एक मैप बनाना भारत का बढ़िया सा, या खरीद लाना बाजार से, और उसके अंदर हर एक महाजनपद को अपने हाथ से भरना। महाजनपद उसकी राजधानी, महाजनपद उसकी राजधानी, महाजनपद उसकी राजधानी, गंगा यमुना गोदावरी नदियां भी थोड़ी सी लाइनें खींच लेना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अगर बिना देखे आपने मौसला महाजनपद इसके अंदर भर दिए तो तबीयत खुश हो जाएगी, कुछ लगेगा कि हाँ सीखे हैं सीखे हैं सीखे हैं, ऐसा फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो बचे हुए महाजनपद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो अगला महाजनपद है आपके सामने कंबोज। कौन सा है? कंबोज। राजधानी क्या थी कंबोज की? हाटक। क्या थी? हाटक। विशेषता, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है कंबोज। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? सर्वश्रेष्ठ घोड़े पाए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान के रावलपिंडी प्लस पेशावर क्षेत्र, जहां काबुल नदी घाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो आज की डेट में बड़े आराम से कह सकते हैं ये कहां पड़ता होगा? पंजाब, सॉरी ये कहां पड़ता? पाकिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है भैया, पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज पाकिस्तान में पड़ता है, घोड़ों के लिए फेमस है। राजधानी का नाम है हाटक। अगला है गंधार। गंधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। रामायण से ज्ञात भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो तक्षशिला शहर है, जो तक्षशिला स्थान है, उसके बारे में बताया गया है रामायण में। क्या बताया गया है रामायण में? कि भरत के पुत्र का नाम तक्ष था और तक्ष के द्वारा इस स्थान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम आगे चलकर तक्षशिला पड़ा और यह गंधार की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। क्षेत्र की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र, मतलब इन दोनों का क्षेत्र लगभग एक ही है, कंबोज और गंधार का। आओ चलते हैं। तो कंबोज और गंधार दोनों आपको दिख रहे होंगे,
गंधार ये रहा और कंबोज ये रहा। अरे मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, दिख रहा है एकदम क्लियर। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो महाजनपद बचे हुए हैं उनके चरण में चलते हैं। आओ देखें, अगला है मत्स्य। ये जनपद है एक, इसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी? पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास यहीं पर काटा था, यहीं पर व्यतीत किया था। कहां पर व्यतीत किया था सर जी? विराटनगर में व्यतीत किया था, मत्स्य में व्यतीत किया था। तो वैसे ही फेमस हो जाता है जो ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, मतलब कि राजस्थान कहलाता है। सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। चलिए, तो ये था मत्स्य आपका, जिसकी राजधानी विराटनगर है। और यहाँ पर पांडवों ने 13 वर्ष का जो उन्हें वनवास मिला था वो यहाँ पर ही व्यतीत किया था। अगला महाजनपद है आपके सामने सूरसेन। सूरसेन की बात करते हैं तो राजधानी इसकी मथुरा या ब्रजमंडल है। अब मथुरा से तो हम बड़े अच्छे से परिचित हैं। उल्लेख की बात करते हैं तो महाभारत में पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्याय से इनका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अरे भैया मथुरा का मिलता है। आगे चलते हैं। क्षेत्र तो बड़े आराम से मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन का क्षेत्र कहलाता था। जो महाजनपद है इसकी विशेषता क्या है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है। एक आगे चलकर एक नाम सुनने के लिए मिलेगा आपको, इंडिका। इंडिका एक पुस्तक का नाम है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज के बारे में भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी इंडिका, उसमें भी सूरसेन राज्य या सूरसेन महाजनपद का जिक्र किया गया है। आइए बात कर लेते हैं आगे सूरसेन और आपके मत्स्य की। अब देख लेते हैं कि सूरसेन और आपका मत्स्य किस स्थान पर या किस जगह पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। तो ये रहा सूरसेन और ये रहा आपका मत्स्य, दोनों दिख रहे होंगे, बड़े आराम से दिख रहे होंगे। तो ये देख लेंगे, राजस्थान साइड की बातचीत यहाँ पर हो गई है। क्लास समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए 16 महाजनपद पहले भी पढ़े होंगे, पर एक आनंद के साथ जो पढ़ना मिल रहा है वो आनंद ही अलग है। अगले के महाजनपद देखते हैं। जो अगले हमारे महाजनपद हैं उन्हें देखते हैं। ये कुरु अपना अगला महाजनपद है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो आज के समय में दिल्ली कहलाती है, यमुना के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली यमुना के किनारे हैं, आप जानते हैं, बड़ा आसान है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर गंगा के किनारे, मतलब कि इसकी 2 राजधानियां रही थी। इसकी एक राजधानी रही थी इंद्रप्रस्थ और एक राजधानी रही थी इसकी हस्तिनापुर, ठीक है। एक यमुना के किनारे है, गंगा के किनारे है। वाह वाह। उल्लेख की बात करते हैं तो महाभारत व पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्याय में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। पांचाल अगला महाजनपद, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, जो बरेली का वर्तमान रामनगर है। रामनगर 2 हैं, एक बरेली में पड़ता है, ठीक है। तो बरेली का जब रामनगर है वहाँ पर अहिछत्र क्षेत्र पड़ता है, जो इसकी राजधानी रहा था। इसकी एक राजधानी दूसरी भी रही थी, जो थी कंपल्य, जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, जो फर्रुखाबाद एरिया है आज के समय में। उल्लेख की बातें करते हैं तो महाभारत में पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। ये बात 3 बार रिपीट हो चुकी है रे भैया, क्योंकि पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी अष्टाध्याय, उसके अंदर काफ़ी कुछ है। कभी फुर्सत मिले तो मत पढ़ना, क्योंकि नहीं पढ़ पाओगे, मतलब नहीं पढ़ पाओगे। आओ कुरु और पंचाल की बातें कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने कुरु और पंचाल आपके अपने मैप में। ये रहा कुरु और ये रहा पंचाल। तो ये रहा आपका क्लास आज का, जहां आपने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ मगध के बारे में। और मगध ने कैसे अपना विस्तार बड़ा किया, मगध कैसे सबसे शक्तिशाली राज्य बना, कैसे मगध की उन्नति होती चली गई, इस सब की जानकारी आपको अगली क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।